लोग सीखेंगे विद्युत मोटर के बारे। तो विद्युत मोटर क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका संरचना क्या होता है, इसका क्रियाविधि क्या होता है, ये सभी चीज का डिस्कस आज हम लोग इस वीडियो पर करेंगे। तो विद्युत मोटर क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के घरों में बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जब दिया जाता है तब वो कुछ काम करता है। जैसे कि हम लोग का इलेक्ट्रिक फैन हो गया, तो इलेक्ट्रिक फैन में जब करंट जाता है तो वो घूमने लगता है और हम लोग को हवा देने लगता है। उसी तरह से पानी मशीन है, पानी मशीन में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो घूमने लगता है, पानी को फेंकने लगता है। उसी तरह हम लोग का मिक्सर, घर में किचन में जो यूज होता है मिक्सर, वो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो घूमने लगता है और मसाला इत्यादि को पीस देता है। उसी तरह से हम लोग का जो वॉशिंग मशीन है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब वो घूमने लगता है और हम लोग का कपड़ा को साफ करता है। तो बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो कि विद्युत एनर्जी को लेता है, उसके बाद यांत्रिक काम करता है। उन्हीं सभी यंत्रों को कहते हैं हम लोग विद्युत मोटर। और इसलिए यहाँ पर देखिए परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है क्या, विद्युत मोटर यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे करके जो मैंने अभी बताया वही सब एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे फैन है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, पानी मशीन है इत्यादि, ये सभी जो है वो विद्युत मोटर ही है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका काम करने का सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखे थे ना, एक नाल चुंबक लिए थे और उसके सामने एक धारावाही चालक रखे थे। यहाँ का जो चुंबक क्षेत्र था वो इस पर बल डालता था और इसको विक्षेपित कर देता था, है ना। तो इसी सिद्धांत पर जितने भी विद्युत मोटर है वही काम करते हैं। और वही चीज को देखिए यहाँ पर लिखे हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत। यहाँ पर लिखे हैं क्या कि चुंबक क्षेत्र धारावाही चालक पर एक बल लगाकर एक ओर विक्षेपित कर देती है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। समझ में आ गया। अब आते हैं विद्युत मोटर का संरचना पर। तो विद्युत मोटर का संरचना देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसमें देखिए यहाँ पर विपरीत ध्रुव का दो नाल चुंबक रहते हैं इस तरह से, है ना। देखिए एन और एस विपरीत ध्रुव और नाल चुंबक, क्योंकि ये गोल गोल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, एक यह जो है ना वो आर्मेचर कहलाता है। और आर्मेचर के इस साइड में यहाँ पर जो है ना, ये है हम लोग का अर्धवलयक, इसको हम लोग C1 और C2 कहते हैं। और इसी अर्धवलय की जो सी वाला जो आकृति है ना, इस पर देखिए एक आयताकार भाग यहाँ पर सटा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन ब्रूस। इसका क्या काम है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये तार हुआ, कुंजी हुआ, बैटरी हुआ, ये सभी मिलकर बनाते हैं विद्युत परिपथ। अब इन्हीं के बारे में देखिए एक एक करके यहाँ पर लिखा हुआ है, शक्तिशाली नाल चुंबक, आर्मेचर, अर्धवलयक और कार्बन ब्रूस और विद्युत परिपथ। तो चलिए इसको अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आया क्या चीज, शक्तिशाली नाल चुंबक। ये क्या है, तो विपरीत ध्रुव के दो शक्तिशाली नाल चुंबक लगे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये देख रहे हैं ना, विपरीत ध्रुव का दो नाल चुंबक है और इसका क्या काम है, तो शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करना। मतलब ये जो एरिया है ना, यहाँ पर पूरा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दूसरा आता है क्या चीज, आर्मेचर। ये देखिए ये आयतकार भाग ए बी सी डी, तो यही है हम लोग का आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है, तो देखिए नर्म लोहे पर विद्युत रोधी तार लपेटकर आर्मेचर बनाया जाता है। इसी से होकर के विद्युत धारा बहती है। मतलब जब मोटर में हम लोग करंट डालते हैं ना, तो वो करंट इसी में होकर के घूमता है। ठीक है। अब आइए अर्धवलयक। ये देखिए ये वाला जो है ना C1 और ये C2, मतलब इस तरह से C लिखा हुआ है ना, ये वाला C जैसे ये जो दिख रहा है ना, यही है हम लोग का अर्धवलयक। तो अर्धवलयक क्या है उसको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, कि अर्धवलयक आर्मेचर के अंतिम सिरों पर C1 और C2 दो अर्धवलयक लगे होते हैं जो आर्मेचर में धारा की दिशा बदलने का कार्य करता है। इसका क्या काम है, तो आर्मेचर में धारा का दिशा बदलता है। कैसे बदलता है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि जैसे अभी धारा किधर बह रहा है, ए बी सी डी की ओर बह रहा है। एक चक्कर आधा चक्कर जैसे मारेगा ना, तो जो धारा रहेगा वो डी सी बी ए की ओर बहने लगेगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे इसका क्रियाविधि पर। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि आर्मेचर के दोनों अंतिम सिरों पर, देखिए आर्मेचर यहाँ है ना, तो इसके अंतिम सिरों पर दो अर्धवलयक लगा हुआ है। ठीक है। और इसका काम है आर्मेचर में धारा की दिशा बदलना। अब आ गया ये कार्बन ब्रूस। कार्बन ब्रूस क्या चीज है, तो देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये छोटा छोटा जो आयताकार भाग दिख रहा है वही है कार्बन ब्रूस। और इसका काम है परिपथ को टूटने से बचाना। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से समझाएंगे। कार्बन ब्रूस अर्धवलयक को दबाए हुए दो कार्बन ब्रूस B1 और B2 लगे होते हैं जो परिपथ को टूटने से बचाते हैं।
अब कैसे टूटने से बचाते उसको समझिए। मान लीजिए अर्धवलयक है, यहाँ पर कार्बन इस तरह सटा हुआ है। अब जैसे ये घूमेगा तो क्या होगा, ये इसमें ये केवल फिसलेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको तार से जोड़ देते तो क्या होता, तार इसी में लपटाते जाता, मतलब जितना बार चक्कर मारता ये घूमता, उतना बार इसमें लपटाता और एक समय ऐसा आता कि टूट जाता। लेकिन अगर ये इसको इस तरह केवल दबाए हुए है इस तरह से, तो क्या होगा, स्लाइड केवल करेगा, टूटेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि जो परिपथ को टूटने से बचाता है। तो कार्बन ब्रूस क्या है ये समझ में आ गया। अब आगे आइए विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ, ये देखिए ये सभी को कहेंगे हम लोग विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में क्या है, बैटरी है, कुंजी और चालक तार है, सबको मिला करके एक विद्युत परिपथ बनाए हैं। और इसका काम है ये आर्मेचर को धारा प्रवाहित करना। वही चीज को यहाँ पर लिख करके भी रखे हैं कि बैटरी, कुंजी, चालक तार को जोड़कर विद्युत परिपथ बनाई जाती है जो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका क्रियाविधि बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम को इसमें अप्लाई करते जाना है, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। तो चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद यहाँ क्या लिखे उसको देखते हैं। तो चलिए फिगर को देखिए। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, जैसे आप कुंजी को ऑन कीजिएगा तो बैटरी से करंट निकलेगा, इधर से होते हुए इधर इधर बहेगा। और इसके बीच में ये जो खाली जगह है, ये दोनों ध्रुवों के बीच में जो खाली जगह है, वहां पर क्या है, मेरा चुंबक क्षेत्र है। और उसका दिशा किधर है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमेशा होता है नहीं। तो चुंबक क्षेत्र का दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, धारा उधर बह रही है। अब हम जानते हैं कि अगर धारावाही चालक है चुंबक क्षेत्र के बीच में, तो उसमें बल लगेगा और उसको विक्षेपित करेगा। तो किधर विक्षेपित करेगा, तो उसके लिए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। चुंबक क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, इसलिए ये वाला क्या दिखाता है, चुंबक क्षेत्र का दिशा दर्शाता है ना, इसलिए मेरा ये इधर हो गया। अब धारा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। जैसे चुंबक क्षेत्र इधर है तो धारा कहाँ जा रहा है, इधर। तो हमको ये इसको घुमाना पड़ेगा, कितना, इतना, देखिए इतना, है ना। तो देखिए ये वाला क्या दिखाता होने से, ये हो गया मेरा चुंबक क्षेत्र का दिशा, ये हो गया मेरा धारा की दिशा। तो ये किसको दिखाता है, तो चालक में लगने वाली बल की दिशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो चुंबक क्षेत्र है वह इस भुजा को नीचे की ओर ढकेलेगा। देखिए इधर नीचे की ओर ढकेलेगा। अब फ्लेमिंग का वामहस्त नियम को इस भुजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस बार धारा किधर है, तो धारा बाहर की ओर निकल रहा है ना। तो धारा इधर, चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर, चालक में लगने वाला बल किधर, ऊपर। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि इस भुजा पर इधर लगेगा बल। अब देखिए एक जो भुजा है उस पर चुंबक क्षेत्र नीचे की ओर डाल रहा है बल, और एक भुजा पर ऊपर की ओर बल डाल रहा है। यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ऊपर ये नीचे। तो जैसे ऐसा करेगा तो ये आधा चक्कर मारेगा। अब जैसे आधा चक्कर मारेगा तो देखिए इस तरह से पलट जाएगा, मीनिंग ये जो भुजा है वो इस साइड में आ जाएगा, ये भुजा इस साइड में चल जाएगा, देखिए इस तरह से। अब ऐसा होने से क्या होगा, तो ये जो मेरा C2 है ना, अर्धवलयक C2, ये जो है वो पहुंच जाएगा ये B1 पर। और ये जो है अर्धवलयक C1, ये पहुंच जाएगा B2 पर। देखिए वही फिगर यहाँ पर बनाए हैं। अब जैसे ही C2 जो है वो B1 में टच करेगा और C1 जो है वो B2 पे टच करेगा, धारा इस दिशा में बहने लगेगा। कौन दिशा में, तो DCBA की ओर। अब फिर से इस फिगर पर फ्लेमिंग का वामहस्त नियम को अप्लाई कीजिए। चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर, धारा की दिशा अंदर की ओर, तो ये नीचे की ओर। तो इसको फिर से ये नीचे ढकेल देगा। अब इस भुजा पर वामहस्त नियम को अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा, धारा बाहर, चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर, तो चुंबक में तो चालक में लगने वाले बल की दिशा ऊपर। तो ये ऊपर इस तरह कर दिया। अब देखिए इस फिगर में हम लोगों ने क्या देखा कि आधा चक्कर मार लिया था इस तरह से। अब इस फिगर से हमको क्या पता चला कि और आधा चक्कर मारा, तो टोटल एक चक्कर हुआ ना। यही क्रिया बार बार होते रहता है और आर्मेचर बार बार घूमते रहेगा। अब आर्मेचर में यहाँ पर हम लोग अपना जरूरत के हिसाब से अलग अलग चीज को जोड़ते हैं और अलग अलग तरह से विद्युत मोटर का यूज करते हैं। जैसे अगर हमको जरूरत है हवा उत्पन्न करने का, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ में जोड़ देते हैं फैन। अब जैसे आर्मेचर घूमेगा तो फैन भी घूमेगा, और जैसे वो घूमने लगेगा तो हवा हम लोग को फेंकने लगता है। अगर हमको चाहिए पानी, तो क्या करेंगे, तो पानी काटने वाला जो ये है पंखा है उसको इस आर्मेचर में जोड़ देंगे। अब जैसे आर्मेचर घूमेगा तो वो भी घूमने लगेगा, पानी काटने वाला भी मशीन घूमने लगेगा। अब पानी जैसे काटेगा तो वो काट काट के ऊपर करते जाएगा और हम लोग को पानी मिलने लगेगा। तो इसी तरह से विद्युत मोटर पूरी तरह से काम करता है। अब वही सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। जब हम कुंजी ऑन करके आर्मेचर में धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए जैसे कुंजी ऑन करेंगे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे,
और धारा आर्मेचर में ए बी सी डी के दिशा में गति करने लगती है। देखिए धारा इधर गति करने लगेगा, तो चुंबक क्षेत्र आर्मेचर की भुजा ए बी को नीचे और भुजा सी डी को ऊपर ढकेलता है। अभी हम लोग देखें ना, इसको नीचे ढकेलेगा और इसको ऊपर ढकेलेगा, जिससे आर्मेचर आधा घूम जाता है। मान लीजिए ऐसा है तो ये आधा ऐसा हो जाएगा। आर्मेचर के आधा घूमने पर C2 B1 पर तथा ये जो है C1 जो है वो B2 पर पहुंच जाती है, जिससे धारा आर्मेचर में DCBA की दिशा में बहने लगती है, जिस कारण चुंबक क्षेत्र भुजा CD को नीचे और AB को ऊपर ढकेल देती है। देखिए ये वाला जो है इसको नीचे ढकेलेगा और ये वाला को ऊपर ढकेलेगा, तो ये आधा फिर से घूम जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आर्मेचर एक चक्कर पूरा कर लेता है। यही क्रिया बार बार होते रहती है और आर्मेचर हमेशा घूमते रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत और क्रिया विधि को लिखे। तो क्या करना है, तो विद्युत मोटर क्या है लिख देना है, इसका सिद्धांत लिख देना है, फिगर बनाने के बाद आपको ये देखिए क्रिया विधि को लिख देना है। जो पहले हम लोग इसका संरचना के बारे में जो पढ़े थे ना, उसको जनरली देखा जाता है कि लिखने के लिए नहीं आता है। आपको क्या करना है, बस इसका परिभाषा लिख देना है, सिद्धांत लिख देना है, फिगर बना करके ये क्रिया विधि को लिख देना है। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो ये 5 नंबर के लिए आता है। अब इसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि इसमें पूछेगा कि अर्धवलय का क्या काम है। तो अर्धवलय का क्या काम है, तो आर्मेचर में धारा की दिशा बदलना। शुरू में जो धारा है वो आर्मेचर में ए बी सी डी की दिशा में बह रही थी, लेकिन जैसे ही आधा चक्कर मारा तो अब धारा किधर बह रहा है, डी सी बी ए की ओर। शुरू में ए बी सी डी और दूसरा बार डी सी बी ए। तो आर्मेचर में धारा की दिशा बदल रहा है ना, तो ये किसके चलते बदलाता है, तो यही इसी के चलते, C1 और C2 के चलते, मतलब कि अर्धवलय के चलते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि आपको पूछता है कि दिक् परिवर्तक से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में आपको क्या लिखना है उसको चलिए समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसा लिखना है। तो दिक् परिवर्तक उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा हम लोग परिपथ में धारा की दिशा को बदलते हैं। जैसे कि विद्युत मोटर पे हम लोगों ने देखा कि जो अर्धवलयक है, अर्धवलयक के चलते धारा ABCD की दिशा में बह रहा था, और जब ये आधा चक्कर मारा तो यही धारा जो है वो DCBA की ओर बहने लगा। मतलब अर्धवलयक जो है वो आर्मेचर में धारा की दिशा को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो अब इसका आंसर आप कैसे कीजिएगा, तो आपको लिखना है कि वह व्यवस्था जिसके द्वारा परिपथ में धारा की दिशा को बदला जाता है उसी को कहते हैं दिक् परिवर्तक। जैसे कि विद्युत मोटर में अर्धवलयक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत, इसका संरचना, इसका क्रिया विधि और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।